हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 1000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ जो कि जर्नल साइंस से होगी, यानी कि सामान्य विज्ञान से। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे आरआरबी ग्रुप डी हो, चाहे एमपी पुलिस हो, सभी में जो साइंस का सिलेबस है वो समान होता है। तो दोस्तों, हमारी जो सीरीज़ है इसमें हम करने वाले हैं 1000 एमसीक्यूज़ जो कि साइंस से होंगे, और हर एक प्रश्न का हम डिटेल में उत्तर भी जानेंगे। और हमने इसका टारगेट रखा है 1 जनवरी। 1 जनवरी हमने क्यों रखा है? क्योंकि जो आरआरबी एनटीपीसी की डेट आनी थी वो 15 दिसंबर थी, लेकिन आरआरबी एनटीपीसी की जो डेट थी उसके जगह आरआरबी मिनिस्ट्रल के एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो दोस्तों, 15 दिसंबर से 23 दिसंबर तक मिनिस्ट्रियल कैटेगरी के एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो इस दौरान तो आपका एग्ज़ाम होने से रहा, तो आपका एग्ज़ाम मान लीजिए आरआरबी एनटीपीसी का 1 जनवरी से होगा। तो हम उसको लेकर ये तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है पंकज और हमारे चैनल का नाम है ढाका डिफेंस एग्ज़ाम। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक एंड शेयर इफ़ यू लाइक आर वीडियो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखें। आपको इसमें डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा हर एक चीज़ का, हर एक क्वेश्चन के आप डिटेल में जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सरे का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रोंटगन साहब ने। रोंटगन यानी कि रोंटगन साहब ने किया। तो दोस्तों, विलियम कॉनरेड रोंटगन, इनका पूरा नाम क्या है? विलियम कॉनरेड रोंटगन। ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। इनको 1901 में भौतिकी का नोबेल प्राइज़ मिला, यानी कि भौतिकी यानी कि फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला। रोंटगन ने एक्सरे की खोज की कब की थी? 1895 की थी। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ के थे? यह जर्मनी के थे। जर्मनी से आपको एक चीज़ और याद आ रही होगी। जर्मनी के एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सैम्यूल हैनीमैन। ठीक है दोस्तों, सैम्यूल हैनीमैन को होम्योपैथी का जनक कहा जाता है। होम्योपैथी यानी कि होम्योपैथी का इनको जनक कहा जाता है, होम्योपैथी का पिता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो होम्योपैथी दिवस भी हम इनके जन्मदिन पर मनाते हैं 10 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों, 10 अप्रैल को हम होम्योपैथी दिवस भी मनाते हैं सैम्यूल हैनीमैन के जन्मदिन के दिवस पर ही। इसके बाद अगला वो जो हम पढ़ेंगे उसमें गैलीलियो। गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ की खोज की थी। जे रॉबर्ट ओपनहीमर, तो इन्होंने काय की खोज की थी? परमाणु बम की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, रोंटगन साहब ने एक्सरे की खोज की थी। तो एक्सरे की खोज इन्होंने कैसे की थी? इन्होंने क्या किया था? टंगस्टन लिया था। टंगस्टन का जो अणु सूत्र होता है वो होता है डब्लू। तो दोस्तों, इन्होंने टंगस्टन धातु को लिया था, इस पर इन्होंने इलेक्ट्रॉन की बमबारी की थी। तो इसके फलस्वरूप ही इनको एक्सरे की इन्होंने खोज की थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? तो दोस्तों, शक्तिशाली चुंबक जो होते हैं वो एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, निकेल की मिश्र धातुओं से बनते हैं। मिश्र धातु आप समझते होंगे, एलॉइस। तो दोस्तों, इससे ये बनते हैं एल्यूमिनियम, कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातुओं से। चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक दोनों किनारों पर होती है, यानी कि छोरों पर होती है। तो सबसे अधिक जो शक्ति होती है, चुंबक की आकर्षण शक्ति जो होती है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर होती है। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर होता है। तो दोस्तों, आपने कंपास के बारे में, कंपास आपने देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा अपना कंपास के बारे में। तो कंपास हमें क्या निर्देश देता है? दिशा निर्देश देता है। तो वो हमें बताता है कि उत्तर दिशा कौन सी है और दक्षिण दिशा कौन सी है। तो हम कंपास इसका एक उदाहरण मान सकते हैं। तो कंपास से हमें दिशा निर्देश में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय नरम लोहे के छड़ का उपयोग किया जाता है। तो मतलब जो नरम लोहा होता है, सॉफ्ट आयरन होता है, उसका हम उपयोग करते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनाने में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या जो होती है वह होती है 300। और जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें कितनी होती है? तो होती है दोस्तों 206। मनुष्य की कुल हड्डियाँ कितनी होती हैं? 206 होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल हड्डियाँ कितनी होती हैं? 8 होती हैं।
मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज होती है। ये कहाँ होती है? कान में होती है। ठीक है दोस्तों, ये ईयर में होती है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं। इनका नाम है मैलियस, इनकस और स्टेपियस। तो स्टेपिज इनमें से सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो होती है फीमर। तो दोस्तों ये फीमर हड्डी कहाँ होती है? जांघ में होती है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग, जो प्रकाश की घटना होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसमें उसके कारण दिखाई देता है। तो दोस्तों इसके बारे में हम जानते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो दोस्तों इसके थ्रू अपना को मतलब स्कैटरिंग की घटना देखने को मिलती है। ठीक है, जब इसके अगला जो है वो है, जब सूर्य से आने वाले प्रकाश पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है तो वातावरण के कणों से टकराकर इधर उधर बिखर जाता है और वातावरण के कण श्वेत प्रकाश के नीले रंग को प्रदर्शित कर देते हैं। तो दोस्तों प्रकीर्णन की घटना में हमें यह देखने को मिलता है। अगली घटना जो है वह है अपवर्तन की। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है एंटर्स, तो प्रकाश किरण का मार्ग से विचलन होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो प्रकाश किरण का मार्ग से विचलन होना अपवर्तन कहलाता है। तो दोस्तों रिफ्रैक्शन में क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है, तो प्रकाश किरण का मार्ग से विचलन होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगली घटना हम देखेंगे परावर्तन, रिफ्लेक्शन। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकरा जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये सब पढ़ा। इसके बाद विवर्तन, विवर्तन जो घटना होती है प्रकाश की, जब कोई प्रकाश की किरण किसी अवरोध के किनारों पर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को ही विवर्तन कहते हैं। किनारों पर पड़ने वाले उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को ही विवर्तन कहते हैं। विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डायनेमो एक मशीन है, इसका क्या काम है? तो दोस्तों डायनेमो एक मशीन है, इसका क्या काम है? तो दोस्तों इसका काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ठीक है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों माइकल फैराडे जी ने इसका आविष्कार किया था 1831 में। मोटर की बात करें तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है दोस्तों, परिवर्तित करता है। डायनामो में क्या होता है असलियत में, मतलब डायनामो में होता क्या है? तो दोस्तों डायनामो में टरबाइन होते हैं। तो टरबाइन जब घूमते हैं तो टरबाइन के घूमने से ही जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। चाहे आप डैम्स देख लें, चाहे आप डैम्स के अलावा आप चाहे देखें तो आप जो मतलब आपने देखा होगा सौर, वो क्या बोलते हैं, चाहे आप पवन ऊर्जा में देख लें, तो दोस्तों आपको दोनों में ही टरबाइन का यूज़ दिखाई देगा। और टरबाइन जब घूमता है तो इससे क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। और डायनामो का आविष्कार आप समझ सकते हैं किसने किया? माइकल फैराडे ने। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त फ्यूज किस प्रकार की धातु से बनी होती है? तो दोस्तों घरेलू जो विद्युत उपकरण होते हैं तो उनमें जो फ्यूज वायर का यूज़ होता है वो उसमें किस तरह की धातु का यूज़ होता है, उसकी मतलब जो उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? तो उसका नेचर दोस्तों गलनांक कम हो, मतलब कि जिस तापमान पर कोई किसी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है उसे उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। दूसरा है क्वथनांक, जिस तापमान पर कोई तरल उबलने लगे उसे क्वथनांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं फ्यूज़ की। नियत मात्रा से अधिक धारा में बहने पर
परिपथ को तोड़ देता है, जिससे मूल्यवान अवयव अत्यधिक धारा के कारण खराब होने से बच जाते हैं। तो दोस्तों इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जो मूल्यवान जो मतलब उपकरण होते हैं, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो स्टेबलाइज़र हो, या कुछ भी मतलब अपने जो अपने घर में यूज़ होने वाले जो भी उपकरण हैं, वहाँ पे हम फ्यूज़ वायर का यूज़ करते हैं। गोबर में उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? तो दोस्तों गोबर में उगने वाले कवक को बोलते हैं क्रोपोफिल्स। कोप्रोफिल्स। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कोप्रोफिल्स कहते हैं कवक को। कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। कवक यानी कि फंजाई। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन साक्षी मतलब साक्षी कोल्स बोलते हैं, सेक्सी कोल्स बोलते हैं। तो दोस्तों चट्टान पे जो मतलब कवक उगते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सेक्सी कोल्स। कवक नहीं, इसको बोलेंगे लाइकेन। लाइकेन होता क्या है दोस्तों? लाइकेन 75% तो अपना कवक से बना होता है और 25% अपना बना होता है शैवाल से। इन दोनों के म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन कॉर्टिकोल्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लाइकेन आपने समझा लाइकेन क्या होता है? लाइकेन कवक और शैवाल का एक रूप होता है, दोनों से मिलकर बनता है, कवक और शैवाल से मिलकर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल प्रयोग होता है? तो दोस्तों दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल प्रयोग होता है? यहाँ पर केंद्र से कोई भी पॉइंट होगा उससे बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्रीय बल कहलाता है, और इसमें अपकेंद्रीय बल का यूज़ होगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। एक होता है अपना अभिकेंद्रीय बल, जो कि बाहर से केंद्र की ओर लगता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं प्राय मानव शरीर के सैनिक कहलाती हैं? तो दोस्तों सफ़ेद रक्त कोशिकाएं जो होती हैं यानी कि WBC जो होती हैं वो हमारे शरीर के सैनिक कहलाती हैं, मानव शरीर के सैनिक कहलाती हैं। ये क्या करती हैं? ये हमारी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करती हैं। इससे जो मतलब जिन लोगों में WBC की मात्रा अच्छी होगी उनकी जो इम्यूनिटी पावर होगी वह काफ़ी अच्छी होगी, इम्यून सिस्टम उनका काफ़ी अच्छा होगा। श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर के इम्यून सिस्टम का हिस्सा होती हैं। वे शरीर को संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। ठीक है दोस्तों, लाल रक्त कोशिकाओं का काम क्या होता है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न अवयवों को पहुंचाती हैं। विभिन्न जो पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करता है? तो दोस्तों RBC करती हैं। इनका निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में। ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों किया जाता है? AC वोल्टेज का उपचयन और अपचयन के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर आप जानते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन, स्टेप अप और स्टेप डाउन, दो तरह के ट्रांसफार्मर आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अपन AC वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफार्मर एक विद्युत मशीन है। यह किसी एक विद्युत परिपथ से अन्य परिपथ में विद्युत प्रेरणा द्वारा परस्पर जुड़े हुए चालकों के माध्यम से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरण करती है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण ही ट्रांसफार्मर के यूज से किया जाता है, ट्रांसफार्मर के थ्रू किया जाता है। विद्युत मोटर के बारे में पढ़ेंगे तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो आपने पढ़ाई था पिछले क्वेश्चंस में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और AC को DC में कन्वर्ट कौन करता है? रेक्टिफायर। और DC को AC में कन्वर्ट कौन करता है? इन्वर्टर। ठीक है दोस्तों, AC अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट, DC अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट को डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट करंट में परिवर्तित कौन करता है? इन्वर्टर करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वार्ट्ज
क्वार्ट्ज घड़ियों में प्रयुक्त होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसके बने होते हैं? तो दोस्तों यह सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। स्फटिक या क्वार्ट्ज एक खनिज है जो साधारणतः एक रंगहीन, पारदर्शी और कठोर होता है। यह रेत व ग्रेनाइट का मुख्य घटक है। तो दोस्तों इसका अणुसूत्र क्या है? SiO2। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से झूठ पता लगाने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो दोस्तों झूठ पता लगाने वाला यंत्र होता है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ को हम सामान्यतः लाई डिटेक्टर ही बोलते हैं। इसकी खोज जो की थी वो अगस्तस लार्सन ने 1921 में की थी। इसमें होता क्या है, इसका हम प्रयोग जो करते हैं वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान करते हैं। जो पुलिस वाले होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसका यूज़ करते हैं। जो वो होता है, क्या बोलते हैं, कोई भी क्रिमिनल होता है वो सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, इसका पता हम करते हैं उससे। ठीक है दोस्तों, तो उसमें होता क्या है, उसकी हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, दिमाग के सिग्नल को देखा जाता है। मतलब उसके जो, अगर वो झूठ बोल रहा होगा तो उसके जो हार्ट रेट होगी उसमें परिवर्तन हो रहा होगा, ब्लड प्रेशर होगा उसमें परिवर्तन हो रहा होगा, दिमाग के जो सिग्नल होंगे उनमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो रहा होगा। तो इन सब चीज़ों के थ्रू हम पॉलीग्राफ से मतलब पॉलीग्राफ से लाई डिटेक्टर बोलते हैं जिससे, उससे हम झूठ का पता लगा सकते हैं। दूसरा है सिस्मोग्राफ। तो दोस्तों सिस्मोग्राफ भूकंप के झटके की तीव्रता को रिकॉर्ड करना। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापक यंत्र, तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी मापक यंत्र। अनीमोमीटर वायु की गति मापी जाती है अनीमोमीटर से। ठीक है दोस्तों, तो वायु की गति किससे मापी जाती है? अनीमोमीटर से। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। जिन लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है, वैसे तो दूसरा है इस चैनल पर, लेकिन ये सीरीज़ का पहला वीडियो है तो थोड़ा सा गलतियाँ हुई होंगी तो आप उनको नज़रअंदाज कर दें। धीरे धीरे वो गलतियाँ नहीं होंगी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर आवर चैनल। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूँ। एक सिंपल सी ट्रिक है, एक गाना समझ लीजिए आप, जिसमें आप 1 से लेके 20 तक जो केमिस्ट्री में जो तत्व हैं उनके बारे में आप, उनका एटम नंबर आप आसानी से बता देंगे। तो दोस्तों वो थोड़ा एक छोटा सा गाना टाइप का है, मैं आपको उस ट्रिक का नाम बताता हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो दोस्तों ये एक छोटा सा गाना था, ट्रिक आप इसको समझ सकते हैं। आप गुनगुनाते हुए इसको 2-3-4 बार इसको गुनगुनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। और ये आपको 1 से लेके 20 तक जो एटॉमिक नंबर होंगे वो आपको बताने में आपकी हेल्प करेगा। ये मैंने भी कहीं से याद किया था तो मैंने भी आप सोचा आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और मोटिवेट रहें, अंदर से मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेट रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। इसी के साथ मेरा वीडियो ख़त्म होता है और जो भी मेरी गलतियां हैं उनको नज़रअंदाज कर दीजिए प्लीज़। चलिए, थैंक यू।